अच्छा, तो मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी बेटा कि जो हाइड्रोपोनिक्स है वो बेसिकली क्या है, सॉइललेस फार्मिंग है। ठीक है, जो ज़मीन पे उगने वाले प्लांट्स हैं उनको हम पानी के ऊपर ग्रो करते हैं, पानी में ग्रो करते हैं एरेटेड सॉल्यूशन में। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहला पॉइंट देखो, एडवांटेज इसका क्या है कि इट कंट्रोल्स वीड्स एंड सॉइल डिजीज प्रॉब्लम। भाई ये बात मैंने आपको अभी भी बताई कि जब आप सॉइल में ग्रो करते हो तो उससे होने वाले जो उसमें वीड्स जो थिन स्ट्रक्चर्स पड़ जाते हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्लांट के लिए अच्छे नहीं होते, जो प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उन वीड्स को ग्रो करने से रोकता है। क्योंकि देखो, वीड को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत होती है, अगर सॉइल ही आप नहीं दे रहे प्लांट को, ठीक है, तो क्या होगा, वीड ग्रो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वीड देखो हार्मफुल होता है, प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी वजह से प्लांट पूरा तबाह हो जाता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो अब आप जब हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू वाटर फार्मिंग करोगे या सॉइललेस फार्मिंग करोगे तो क्या होगा कि सॉइल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं, सॉइल से हो सकता है कोई कीड़ा आकर प्लांट को डैमेज कर दे, ठीक है, या उसके अलावा भी जितने भी सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। कैसे, जब आप हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करोगे, यानी कि आप पानी को यूज करते हुए फार्मिंग करोगे और आप सॉइललेस फार्मिंग करोगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, एरिया रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन इज रिड्यूस। आपको पता है कि जब आप क्या नाम है, ज़मीन पर ग्रो करते हो प्लांट्स को, सो यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ एरिया, जिसके अंदर आप देखते हो कि फार्मर्स जो हैं बहुत बड़ी ज़मीन, बहुत बड़े एरिया के ऊपर जाकर फार्मिंग कर रहे होते हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत बड़ा एरिया ज़रूरी नहीं होता, आपको रिक्वायर नहीं होता कल्टिवेशन के लिए, बिकॉज यू ओनली नीड वाटर टू ग्रो प्लांट्स। ठीक है, तो जो बड़ा बड़ा एरिया, बहुत सारा एरिया चाहिए होता है कल्टिवेट करने के लिए प्लांट्स को, वो एरिया ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज यू आर ओनली इन नीड ऑफ वाटर, आपको सॉइल वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि क्रॉप्स आर सक्सेसफुली ग्रोन इन एरिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दोज एरियाज। एरिड पार्ट्स वो होते हैं बेटा जहाँ पर जो है ना पानी की थोड़ी सी कमी हो, ठीक है, तो थोड़े से बंजर इलाके जिनको हम कहते हैं। तो क्रॉप्स आर सक्सेसफुली ग्रोन इन एरिड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू मीट द food requirements of those areas. For example, tomato crops has been successfully ग्रोन इन ग्रीन हाउसेस इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू दिस टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू क्या होता है बेटा कि जो बंजर ज़मीन वाले एरियाज होते हैं उनके अंदर, क्योंकि अब अगर आप प्लांट को ग्रो करोगे ज़मीन पे तो क्योंकि उसको ज़मीन से कोई पानी वानी तो मिलेगा नहीं, तो क्या होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा जितना अच्छा वो ग्रो कर सकता है। तो जो क्रॉप्स हैं उनको हम सक्सेसफुली उन एरियाज के अंदर ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर पानी की थोड़ी सी कमी है ज़मीन में। ठीक है, तो हम सॉइललेस फार्मिंग कर सकते हैं, हमें सॉइल में ग्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम प्लांट को ग्रो करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ एक एग्जाम्पल दी हुई है कि हम जब टोमेटो क्रॉप्स की एग्जाम्पल दी हुई है कि टोमेटो क्रॉप्स जो है हम बेसिकली ग्रीन हाउसेस के अंदर ग्रो करते हैं। ग्रीन हाउसेस का आपको कॉन्सेप्ट ये बता दूं कि ये बेसिकली एक हाउस जैसा ही बना हुआ होता है, या एक बड़ा सा चेम्बर होता है जिसके अंदर बहुत सारे जो है वो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, और बेसिकली फार्मिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन इसके फायदे हैं। पहला फायदा क्या कि ये वीड को कंट्रोल करता है, सॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करता है, क्योंकि सॉइल तो हम इसमें यूज ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा फायदा क्या बेटा, दूसरा फायदा इसमें ये होता है कि हमें जो बड़ा सा एरिया चाहिए होता है वो एरिया हमें नहीं चाहिए होता इसमें, क्योंकि ये वाटर की नीड होती है, इसमें हमें बड़ा बड़ा एरिया, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं चाहिए। सही है, और तीसरा फायदा क्या है कि ये उन एरियाज में जहाँ पर मसले मसाइल होते हैं, फर्टाइल ज़मीन नहीं होती, तो वहाँ के पर भी जो है क्रॉप्स को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है बेटा हाइड्रोपोनिक्स में, नहीं तो हम क्लोनिंग स्टार्ट करें। समझ में आई बेटा बात? सबको क्लियर है? यार मिनाइल बेटा, तुम्हारे इंटरनेट का क्यों इतना इशू होता है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली सॉइललेस फार्मिंग। ठीक है, सॉइल के बगैर जो फार्मिंग होती है उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसमें पानी के जरिए हम फार्मिंग कर रहे होते हैं, हमें ज़मीन या सॉइल की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका फ़ायदा ये है कि जो जब हम ज़मीन यूज़ नहीं करेंगे, सॉइल यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, सॉइल से रिलेटेड जितने भी डिजीजेस है वो नहीं होंगी। ठीक है, वीड्स वगैरह ग्रो नहीं हो पाएंगी, और जो आपको बड़े से एरिया की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है क्या कहते हैं फार्मिंग के लिए, वो नहीं आपको ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा फ़ायदा इसका क्या है बेटा, जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बंजर ज़मीन है, ठीक है, खुश ज़मीन है, तो वहाँ पर ये उन एरियाज़ के अंदर अगर हमें क्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम हाइड्रोपोनिक्स के थ्रू क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन इसके बेनिफिट्स हैं। यार पॉइंट नंबर 4 कहाँ पे है? इसमें तो सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि ये पुरानी बुक है तो हो सकता है इसमें ये पॉइंट ना लिखा हुआ हो।
यहाँ तो मेरे पास आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 1 है, 2 है और 3 है, पॉइंट नंबर 4 तो नहीं है। मिस पॉइंट नंबर 4 ये है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच ऑफ द मिनरल्स एलिमेंट्स आर एसेंशियल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इससे देखो हमें ये पता चलता है कि कौन से मिनरल्स, आपको पता है कि प्लांट को जब सॉइल में हम ग्रो करते हैं तो हमें जो सॉइल है उसके थ्रू बहुत सारे प्लांट्स मिनरल्स ले रहा होता है, ठीक है। जैसे पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और कौन से मिनरल्स, फास्फोरस हो गया, ठीक है। तो ये सब मिनरल्स हैं। तो ये मिनरल्स प्लांट्स कहाँ से ले रहा होता है, ये सॉइल से ले रहा होता है। अब जब हम ऐसे प्लांट्स को ग्रो करते हैं आपका जो उसके अंदर पानी के अंदर, या हाइड्रोपोनिक्स जब हम करते हैं, तो फिर इस तरह से हमें पता चलता है कि कौन से प्लांट को कौन कौन से मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि देखो जब प्लांट को हम सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे तो उसको सॉइल से सारे मिनरल्स मिलते रहेंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि अगर मिनरल्स कौन से ये ले रहा है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि मिनरल्स की कमी की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोपोनिक्स करते हैं या वाटर के अंदर प्लांट को ग्रो करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि इस प्लांट के लिए ये मिनरल्स जरूरी है, तो हम वो आर्टिफिशियल मिनरल्स पानी में ऐड करके प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। सही है, ये बात सबको समझ में आई मेरी या नहीं आई? बेटा सबको क्लियर है? इसके थ्रू हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं ना कि कौन से मिनरल्स जो है वो प्लांट की बॉडी के लिए फायदेमंद है या नहीं, ठीक है। क्योंकि प्लांट बहुत सारे मिनरल्स को यूज कर रहा होता है। सही है, यस मिस अरीबा। ठीक है। क्लोनिंग पे आ जाते हैं। क्लोनिंग का मतलब पता है तुम लोगों को क्या होता है? आई थिंक तुम लोगों ने 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा क्लोनिंग क्या होती है। मिस डुप्लीकेट कॉपीज। एक्सीलेंट, ठीक है। और कोई मुझे बताएगा क्लोनिंग के हवाले से, अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है? एक शीप बनी थी बहुत पहले क्लोनिंग करके, एक बहुत बड़ी मशहूर हुई थी कि एक शीप बनाई थी क्लोनिंग के थ्रू साइंटिस्ट ने। तो मुझे कोई बता सकता है उस शीप का क्या नाम था, या क्लोनिंग के बारे में ही कुछ बता दो। कोई नहीं बताएगा? ठीक है। डॉली द शीप नाम था उसका। जो शीप एक प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर देखो डॉली एक शीप थी जो प्रोड्यूस हुई थी 1996 में क्लोनिंग के थ्रू। सही है। तो क्लोनिंग होती क्या है? क्लोनिंग बेसिकली आपकी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट, अच्छा हाँ बेटा एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पर सेकंड पॉइंट के ऊपर आप कल्टीवेशन की हेडिंग बनाओगे और थर्ड पॉइंट के ऊपर आप हेडिंग बनाओगे क्रॉप्स की, ठीक है। तो कंट्रोल वीट नंबर 1, नंबर 2 कल्टीवेशन और नंबर 3 क्रॉप्स। सही है, ये 3 आपकी हेडिंग्स बनेंगी। और चौथा जो है उस पर आप मिनरल्स बना लेना हेडिंग, जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। कि अक्सर आपने म्यूट क्यों अनम्यूट क्यों किया? अपने आप को कुछ बोलना है आपने? नो मिस। ओके। तो क्लोनिंग पे आ जाते हैं। क्लोनिंग होती क्या है? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल हम कहते हैं कि उसके अंदर डीएनए कितना है, उसके क्रोमोसोम को हम कंसिडर करते हैं जेनेटिक मटेरियल में, उसके न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं, उसके डीएनए को, और जितना भी उसका मटेरियल है दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स क्या होती है? वो इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ रही है, जीन्स के थ्रू आ रही है, ठीक है। तो ये जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। तो जब हम डुप्लीकेट का मतलब है एज इट इज आप कॉपी बना रहे हो, फोटो कॉपी कर रहे हो एक तरह से। तो डुप्लीकेट कॉपी सब जब आप जेनेटिक मटेरियल की करते हो तो उसको क्लोनिंग कहा जाता है। आगे बेटा क्या लिखा है कि सेल्स या इंटायर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अकर्स नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो क्लोनिंग है वो नेचुरली प्लांट्स में और एनिमल्स में होती है। कैसे? क्योंकि देखो जब कोई भी पेरेंट्स रिप्रोड्यूस करते हैं और जो बेबी उनका प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह से क्लोनिंग ही है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल की कॉपी प्रोड्यूस हो रही है ना बेटा। आधे जीन्स उसको मदर से मिलेंगे, आधे जीन्स उस बच्चे को अपनी माँ से मिलेंगे, आधे अपने फादर से मिलेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये डुप्लीकेट कॉपीज ही होती हैं जेनेटिक मटीरियल की, जो प्लांट्स में और एनिमल्स में नेचुरली हो रही होती है। और उन कॉपीज को क्या कहा जाता है? दे आर रेफर टू एज क्लोन्स। यानी उन कॉपीज को हम कहते हैं क्लोन्स। क्यों क्लोन्स कहते हैं? बिकॉज ये क्लोनिंग के प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए हम कहते हैं इनको क्लोन्स। और क्लोनिंग क्या होती है बेटा? सिंपल याद रखो कि इट इज प्रोडक्शन ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज। मतलब सेम कॉपीज आप प्रोड्यूस करते हो किसकी? जेनेटिक मटीरियल की। सही है। अब कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस या ट्रिपलेट्स ह्यूमन बींग्स में जब प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है, आपने अक्सर देखे हुए भी होंगे, या हो सकता है किसी के बहन भाई में या
कजन्स में, या वैसे भी आप लोगों को पता है ट्विन्स होते हैं, ट्रिपलेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ ट्विन्स होते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, एक दूसरे से शक्ल मिल रही होती है, कुछ होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, ठीक है, जिनकी शक्लें नहीं मिल रही होती बट होते हैं वो ट्विन्स हैं। तो जो आइडेंटिकल ट्विन्स है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, दोनों एक दूसरे से शक्लें मिल रही होती हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये ट्विन्स या आइडेंटिकल ट्रिपलेट्स आर बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ क्लोनिंग। उनको हम क्लोन्स कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट कॉपीज है ना बेटा एक ही जेनेटिक मटेरियल की, ठीक है। दूसरी चीज आगे क्या लिखी है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके अंदर क्लोनिंग होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है बेसिकली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदर और फादर दोनों इन्वॉल्व होना जरूरी है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही मतलब पेरेंट के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रही होती है, जो हम बहुत डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो जस्ट फॉर द वाइल यू हैव टू रिमेंबर दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में जो एनिमल्स में हो रही होती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्लोनिंग। सही है। अब रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर। जो ट्यूमर है, ये कैंसर है, एक दफा खत्म होने के बाद अगर दोबारा से रीजनरेट करता है या डेवलप करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये भी एक तरह से क्लोनिंग हो रही है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि बेसिकली कैंसर क्या होते हैं। कैंसर मतलब एक सेल को अगर 10 दफा डिवाइड होना था, अगर वो सेल 10 दफा के बजाय 20 दफा, 30 दफा या 40 दफा डिवाइड होना शुरू हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एबनॉर्मल है ना बेटा, क्योंकि उसको 10 दफा डिवाइड होना था बट अब वो 20, 30, 40 दफा हो रहा है। तो ऐसे सेल्स को या ऐसे टिश्यूज को जो एबनॉर्मली ग्रो या डिवाइड कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि वो कैंसर होते हैं, ठीक है, कैंसरस सेल्स होते हैं। तो अब ये कैंसर सेल्स क्योंकि अपनी जैसी कॉपीज बना रहे होते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल्स में डेवलप करवा रहे हो सेल्स को, और वो सेल्स उनकी हमशक्ल होते हैं, उनके सेम सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनकी एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो ग्रोथ ऑफ कैंसर से दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिंग, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डुप्लीकेट कॉपीज प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी जैसे कैंसरस सेल्स की, ठीक है। सबको समझ में आया बेटा ये? आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। आगे आ जाओ। यहाँ से देखो, आर्टिफिशियल क्लोनिंग हैज लॉन्ग बीन अ फोकस ऑफ अटेंशन इन बायोलॉजिकल साइंसेज, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंसेज में आर्टिफिशियल क्लोनिंग, क्योंकि अभी जो हमने ऊपर सब चीजें पढ़ी है वो तो नेचुरल क्लोनिंग में होता है, और ये बेसिकली जो है नेचुरली हो रहा होता है, ये इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है। बट इंसानों ने जब देखा कि कायनात में कुदरत जो है वो बेसिकली नेचुरली रिप्रोड्यूस करवा रही है, इस तरह चीज़ों को क्लोनिंग हो रही है, तो इंसान ने सोचा क्यों ना हम भी, साइंटिस्ट ने सोचा कि हम भी ट्राई करें आर्टिफिशियल क्लोनिंग करना। तो उन्होंने क्या किया था, कुछ अरसा पहले तकरीबन 96 की बात है ये, एक क्लोनिंग के थ्रू एक ही सेल को रेप्लिकेट करते हुए, मल्टीप्लाई करते करते उन्होंने एक शीप क्रिएट कर ली थी, जिसको डॉली कहा गया था। मगर मसला ये था कि जो डॉली शीप इन्होंने क्रिएट की थी, वो जाहिर बात है कोई असली शीप तो थी नहीं कि जो वाकई एक शीप है, या जिसके पेरेंट्स भी शीप है, वो खुद भी शीप है, जो ओरिजिनल एनिमल तो नहीं था, वो आर्टिफिशियल एनिमल था, क्योंकि वो क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। तो वो शीप ना थोड़े अरसे के लिए सर्वाइव की थी, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई थी। और डेथ होने की वजह ये थी कि क्योंकि देखो ना, असली चीज़ में और नकली चीज़ में फर्क होता है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो जो असली शीप है उसका तो जाहिर बात है अल्लाह ताला ने जो चीज़ बनाई है और इंसान जो चीज़ बना रहा है, उसकी कंपैरिजन की तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो डॉली शीप थी उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक था कि वो कुछ अरसे बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जाहिर बात है आर्टिफिशियल चीज़ थी, जबकि एक नॉर्मल शीप को अल्लाह ताला ने एक प्रॉपर इम्यून सिस्टम सब कुछ दिया है, कुदरत ने बनाया है, ठीक है। जबकि ये जो क्लोन सेल से बनी थी डॉली शीप, वो बहुत जल्दी डेथ हो गई थी उसकी, बिकॉज ऑफ द वीक इम्यून सिस्टम, क्योंकि जाहिर बात है क्लोनिंग से प्रोड्यूस हुआ था। बट इसकी वजह से एक चीज़ तो साबित हो गई थी कि क्लोनिंग हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे ऑर्गेनिज्म, साइंटिस्ट ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करने या क्लोनिंग करने के बजाय उन्होंने क्या किया, कुछ सेल्स को या कुछ टिश्यूज को क्लोन करना शुरू किया। अब बेटा आपने क्लोनिंग का जो अगर आपके पास डेफिनेशन आती है तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है, पूरा, एंड देन यू हैव टू राइट इट फ्रॉम हियर कि क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन सेल्स सच एज लिवर, स्किन एंड ब्लड सेल्स हैव बीन वेरी प्रॉमिसिंग, यहाँ तक, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपने कभी नाम सुना हो तो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, ठीक है। तुम लोगों को पता नहीं इस बारे में पता है या नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, सही है। तो वो ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली एक सेल से, एक लिवर सेल से आप बहुत सारे लिवर सेल बनाते हो, और आप वो ट्रांसप्लांट कर देते हो किसी ऐसे बंदे में जिसको कोई लिवर की बीमारी हो, जिसका लिवर खराब हो गया हो, उसका लिवर आपने निकाल दिया और आपने एक नया लिवर उसके अंदर डाल दिया, या कुछ लिवर सेल्स डाल दिए जो क्लोनिंग के थ्रू मल्टीप्लाई होकर एक नॉर्मल लिवर बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोनिंग क्या की इन साइंटिस्ट ने, ह्यूमन सेल्स की क्लोनिंग की, जैसे कि स्किन सेल्स, ब्लड सेल्स और लिवर सेल्स की क्लोनिंग की, ठीक है।
अब इसका बेनिफिट देखो ना, अब जब साइंटिस्ट ने लिवर सेल्स को क्लोन किया तो जो लोग लिवर के डिजीजेस में मुब्तला थे, जिनको हेपेटाइटिस या लिवर कैंसर या कुछ भी ऐसा मसला हो गया था, तो उनके लिए आसानी हो गई ना बेटा, कि हमने क्लोनिंग करके लिवर सेल्स बना दिए और वो लिवर सेल्स हम यूज़ कर रहे हैं लिवर ट्रांसप्लांट में। तो बहुत सारे लोगों की जानें बच गई थी बिकॉज ऑफ दिस क्लोनिंग। ठीक है, तो साइंटिफिक यूज़ है इसका। देयर आर एनॉर्मस एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल क्लोनिंग इन एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। यहाँ से लेके यहाँ तक आपने एक और पॉइंट लिखना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब इसके बेनिफिट ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, बल्कि इसके बेनिफिट जो है वो एग्रीकल्चर की फील्ड में भी है और मेडिसिन की फील्ड में भी है। ये चीज़ मेडिसिन से ये रिलेटेड है, लिवर ट्रांसप्लांट। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ से आप मार्क करोगे, अ मेजर गोल ऑफ दिस टेक्निक इज टू यूज इट फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस। देखो क्लोनिंग बेसिकली आजकल जो साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं वो इस हवाले से यूज़ कर रहे हैं कि जो डिफरेंट डिजीजेस हैं या डिफरेंट बीमारियां हैं, उन बीमारियों से बचने के लिए इस टेक्निक को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, क्लोनिंग वैसे तो बहुत सारे ऑर्गन्स की अब हो रही है आजकल, बट बेसिकली इसके अलावा, ऑर्गन्स के अलावा, हम और भी बहुत सारी चीज़ें क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो, production of medically significant substances such as insulin, growth hormone, interferon and antithrombin have been achieved। ठीक है, अब जो ये आपने देखा होगा कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, किसी को पता है इंसुलिन क्या होती है? इंसुलिन के बारे में किसी को कुछ पता है? कभी किसी ने नाम सुना है इंसुलिन क्या होती है? किसी ने भी नहीं सुना इंसुलिन क्या होती है? मिस शुगर पेशेंट्स के लिए होती है, शुगर को कंट्रोल करती है वो। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। ठीक है, तो जो इंसुलिन होती है, वो इंसुलिन जो आपने देखा होगा, अल्लाह ना करे अगर कभी कोई आपने किसी जानने वाले को हो तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लग रहे होते हैं कुछ पेशेंट्स को दिन में कई दफ़ा। ठीक है, तो वो इंसुलिन आपने देखा होगा छोटी सी बॉटल में, छोटी सी जार के अंदर वो इंसुलिन मौजूद होती है, जो बेसिकली ज़्यादातर क्या बल्कि होती ही आर्टिफिशियली क्लोन्ड इंसुलिन है। तो अब ह्यूमन सेल्स या सेल्स की क्लोनिंग के थ्रू जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज जो हम बनाते हैं, वो ना सिर्फ हम ऑर्गन्स की हद तक हमने रखा है, बल्कि हमने बहुत सारी सब्सटेंसेस को भी उनसे क्लोन किया है जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है। उनमें नंबर 1 आपके पास इंसुलिन आ जाती है। इंसुलिन क्या करते हैं हम, बेसिकली इंसुलिन वो चीज़ है या वो सब्सटेंस है जो शुगर या डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर के पेशेंट्स क्या ऑब्वियसली शुगर लेवल ज़्यादा होता है, उनके अंदर बॉडी के अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म है टू कंट्रोल शुगर वो लूज हो गया होता है, जिसकी वजह से क्या होता है उनकी बॉडी में जो शुगर लेवल है दैट इज डेंजरसली हाई। तो अब ऐसी सूरत में पेशेंट को क्या हमने करना होता है कि हम उसको कोई ऐसी चीज़ दे जो उसकी शुगर को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल करे, उसको कंट्रोल करे। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, बेसिकली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको हम इंसुलिन देते हैं, क्योंकि उनमें जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं, उनमें इंसुलिन, नॉर्मली इंसुलिन जो है वो, ये मार्क करके कहीं लिख दो, पेंक्रियाज बना रहा होता है। बॉडी के अंदर जो पेंक्रियाज होता है ना बेटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा 9th क्लास में, जो लिवर के बिल्कुल नीचे स्ट्रक्चर लीफ लाइक होता है पेंक्रियाज। तो जो पेंक्रियाज होता है वो इंसुलिन बनाता है, और इंसुलिन का काम क्या होता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करना, उसके लेवल को मेंटेन रखना। बट जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं, उनमें से काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जिनमें इंसुलिन नहीं बन रहा होता है या कम बन रहा होता है, या अगर बन भी रहा है तो उसका कोई असर नहीं हो रहा होता। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हम शुगर के पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। और ये इंसुलिन जो आजकल इंजेक्शन जिसका लग रहा है या बॉटल्स में जो मेडिसिन अवेलेबल होती है, ये एक प्रोडक्ट है क्लोनिंग की। अगर क्लोनिंग ना होती तो हम इंसुलिन नहीं बना पाते, और अगर इंसुलिन नहीं बना पाते तो डायबिटिक पेशेंट्स तो जिंदा ही नहीं रह पाते, उनका तो ब्लड शुगर लेवल शूट कर जाता और वो सारे जो है अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाती। ठीक है, तो इंसुलिन बेसिकली हमने क्लोनिंग के थ्रू बना लिया है, आज कल के दौर में आपको पता है कि यूज हो रही है। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द मेथड ऑफ क्लोनिंग। सही है, अब ग्रोथ हार्मोन पे आ जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन नाम से आपको पता चला है ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट, किसी भी चीज़ का ग्रो करना, बढ़ना। ठीक है, और उसकी डेवलपमेंट को बेसिकली कहा जाता है ग्रोथ। अब आपकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हार्मोन बेसिकली केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, उनमें से एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन नाम से आपको पता चले इसका काम या इसका फंक्शन क्या है, बॉडी की ग्रोथ करवाना।
तो अब कुछ आपने देखा होगा कि ड्वार्फ का मतलब आप लोग को पता होगा, जो थोड़े से बौने अफराद होते हैं जिनका कद बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, ऐसे लोगों के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बन रहा होता है या नहीं बन रहा होता बिल्कुल भी, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका कद छोटे का छोटा ही रह जाता है, वो लंबे ही नहीं हो पाते। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों के अंदर होता क्या है, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा कम बन रहा होता है, ठीक है। तो अब ऐसे पेशेंट को, जैसे इंसुलिन वाले डायबिटिक पेशेंट्स को हमने इंसुलिन दी क्योंकि उनमें इंसुलिन कम था, इसी तरह हमने इस तरह के जो शॉर्ट स्टेचर्ड लोग हैं, ठीक है, जो शॉर्ट हाइट के लोग हैं, उनको हम क्या करते हैं, ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो सके, उनकी बोन ग्रो कर सके, उनकी बॉडी ग्रो कर सके, उनकी हाइट नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट करते हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन भी हमने क्लोनिंग के थ्रू बना लिया है, सही है। इंटरफेरॉन का नाम आगे लिखा हुआ है और एंटी थ्रोम्बिन का नाम लिखा हुआ है। जो इंटरफेरॉन है बेसिकली ये आपके ब्लड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और जो एंटी थ्रोम्बिन है, ये एंटी थ्रोम्बिन क्लॉटिंग की फंक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लॉटिंग आपको पता है कि प्लेटलेट्स क्लॉटिंग करवाते हैं, ठीक है। तो जो इंटरफेरॉन है, एंटी थ्रोम्बिन, ये भी हम कुछ पेशेंट्स में इंजेक्ट कर रहे होते हैं, उनको यूज कर रहे होते हैं जो ब्लड डिसऑर्डर्स जिन लोगों में होते हैं, ब्लीडिंग के मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर हम इंटरफेरॉन या एंटी थ्रोम्बिन यूज करते हैं। ये आप लोग के लेवल पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट सिर्फ याद रखने के लिए सुन लो कि ये यूज होता है, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, कि हम इंटरफेरॉन, एंटीथ्रोमिन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन बना रहे हैं, और ये सब मुमकिन हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ क्लोनिंग, ठीक है। क्लोनिंग के थ्रू ही हम ये सब चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक हो गया। किसी को बेटा कोई क्वेश्चन है? आई होप ये तुम लोगों को टॉपिक समझ में आ गया हो। सबको क्लियर है बेटा? किसी को कोई सवाल है बेटा? इज एवरीथिंग क्लियर? यस, ठीक है, इसका मतलब भी समझ में आ गया है। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखो सच बताऊं तो ये टॉपिक एग्जाम में इतना आता नहीं है, बट ये मैं जल्दी जल्दी से तुम लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये नहीं आता इस तरह से एग्जाम में ना, जब भी इस पर मार्किंग भी मैंने बिल्कुल नहीं की हुई, ये नहीं आता होता है, ठीक है। बल्कि एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। पोल्यूशन हैज बीन द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ मैन फॉर मेनी ईयर्स। एसिड रेन, स्टोन कैंसर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट हैव बीन इंक्रीज विद इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको पता है पोल्यूशन, आपने सोशल स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आजकल क्योंकि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, उसी हिसाब से पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है एनवायरनमेंट के अंदर, सही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। मेनी ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर टॉक्सिक। आपको पता है इंडस्ट्री से कितना वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए, जो सी के अंदर या वाटर के अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए टॉक्सिक होता है। These toxic wastes have polluted our air, land and water and threatening not only human life but also other living forms, ठीक है। इसकी वजह से humans को तो खतरा है ही है, मगर साथ में जो वाटर एनिमल्स है, दूसरे लोग, दूसरे जो एनिमल्स है, दूसरे स्पीशीज हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको भी फर्क पड़ रहा है। इन दिस रिगार्ड इम्प्रूव एंड इफेक्टिव बायोलॉजिकल मेजर हैव बीन टेकन टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन एंड टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड टू हेल्प प्रिवेंट एंड रिड्यूस पोल्यूशन। तो इस वजह से कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स या बायोलॉजिकल मेजर्स हमने लिए हैं जिसकी वजह से साइंटिस्ट आर एबल टू कंट्रोल द पोल्यूशन, और कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। Man's activity, mainly deforestation and industrialization, have disturbed the balance of nature with catastrophic result. Catastrophic का रिजल्ट का मतलब होता है बहुत ही तबाहकुन रिजल्ट, ठीक है, तबाहकुन नतीजा, डिजास्ट्रस। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट जो कट रहे होते हैं आपके, ठीक है, फार्मर्स वगैरह या कोई भी लोग जो फॉरेस्ट को काटते हैं, बेसिकली दरख्त को काटते हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं ताकि वो लकड़ी को हासिल कर सके। तो दरख्त कम होना तो एक अच्छी चीज़ नहीं है ना बेटा, क्योंकि दरख्त तो आपकी इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, दूसरा डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। टू मेंटेन अ स्टेबल एंड बैलेंस्ड इकोसिस्टम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नीड टू प्रोजेक्ट इन कंजर्व एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़, ठीक है। तो इस हवाले से ताकि इकोसिस्टम बैलेंस रहे, एनिमल स्पीशीज़ और प्लांट स्पीशीज़ को हमने बैलेंस रखना है, उनको मेंटेन रखना है ताकि ये बैलेंस रहे। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड पार्क्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन एंड फ्लडिंग।
जब आप बहुत सारे फॉरेस्ट को कंजर्व करोगे, पार्क्स बनाओगे, तो क्या होगा अल्टीमेटली सॉइल इरोजन या फ्लडिंग, जो सैलाबी खतरा है वो कम हो जाएगा. इट इज ऑल्सो साइंटिफिक वैल्यू एज इट प्रोवाइड्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स दैट हैव मेडिसिनल और अदर इंपॉर्टेंस. जो मेडिकल एस्पेक्ट हम इसमें यूज़ करते हैं उसके थ्रू हमें ये पता चल सकता है कि कौन से प्लांट्स को हम मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं, कौन से प्लांट्स के और ज़्यादा फ़वाइद हैं. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बाकी ये वाला पैराग्राफ है. ठीक है, ये वाला पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, मतलब आ जाता है कभी कभी, बट दिस थिंग विच आई जस्ट रेड, ये आप एक दफ़ा रीड कर लोगे, सो इट इज़ इनफ. इट डजंट कम इन एग्जाम लाइक अ क्वेश्चन और एनीथिंग, बट यू कैन रीड इट just for reading purpose. ठीक है, तो कोई सवाल है बेटा? वी ओनली हैव 4 minutes then our meeting will get ended. ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो. अब देखो एक हफ्ते बाद हमारी क्लास है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है तो अभी ही क्लियर कर लो. ठीक है, कोई मुझे रिवाइज करवा सकता है हाइड्रोपोनिक्स में हमने क्या पढ़ा बगैर देखे? याद हो जाएगा? प्लांट जो कि पानी में हम जिनको हम पानी में उगाते हैं वो है हाइड्रोपोनिक्स. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है हाइड्रोपोनिक्स का? हाइड्रोपोनिक्स का दूसरा नाम है सॉइल लेस एंड वाटर कल्चर. ठीक है, एक्सीलेंट. अच्छा, कोई और मुझे बता सकता है कि हाइड्रोपोनिक्स के क्या फायदे हैं? एनीबडी एल्स? निम्रा ने तो मुझे बता दिया, निम्रा के अलावा मुझे कोई बताए. मिस इसके ये एडवांटेजेस हैं कि ये वीड्स को कंट्रोल करते हैं और जो सॉइल से जो डिजीजेस होती हैं उसको भी कंट्रोल करते हैं. सेकंड ये कि इसमें एरिया मतलब एरिया ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड नहीं होती इसके लिए. ठीक है, एक्सीलेंट. और मिस एक पॉइंट ये कि ये जैसे कि हमें मिनरल्स के जो इम्पोर्टेंट होते हैं वाटर मतलब वाटर प्लांट्स ग्रोथ हैं तो ये मिनरल्स का पता चलता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्लांट को ज़रूरी होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए. ठीक है, एक्सीलेंट, सही हो गया. अब क्लोनिंग में जो है क्या कहते हैं, जो क्लोनिंग है उसके मुझे कोई एक दो फवाइद बता सकता है? क्लोनिंग के बारे में कोई नहीं बताएगा? मिस क्लोनिंग से लिवर सेल डेवलप किए गए और काफी सारे लिवर पेशेंट जिससे बचने लग गए. और जिनकी हाइट छोटी होती है वो उनकी भी हाइट नॉर्मल होने लग गई ग्रोथ हार्मोन के जरिए. और ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, शुगर पेशेंट है उनको इंसुलिन देकर उनकी शुगर कंट्रोल करने के एडवांटेज होता है इससे. एक्सीलेंट. ठीक है, इसका मतलब है तुम लोग को समझ में आ गया. बस एक लास्ट क्वेश्चन का मुझे कोई आंसर दे दे कि क्लोनिंग की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज क्लोनिंग? कौन बताएगा मुझे? डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. ठीक है, एक्सीलेंट. डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स. ठीक है, और क्लोनिंग की एग्जांपल? ईशा ने अभी अनम्यूट किया था और फिर उन्होंने म्यूट कर दिया था. जी बेटे आप बताओगे मुझे ईशा? बाकी कोई और तो जवाब नहीं दे रहा मुझे. क्लोनिंग की एग्जांपल्स क्या हैं? मिस ट्विंस और ट्रिपलेट्स इन ह्यूमंस मतलब ठीक है, 2 से ज़्यादा ह्यूमंस में. ठीक है, एक्सीलेंट, सही है. तो तुम लोग को इसका मतलब समझ में आ गया. तो अब हमारे बेटा यहाँ पर टाइम जो है वो 1 मिनट अराउंड 1 मिनट 20 सेकेंड्स रह गया है. सो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी. तो आप लोग जो साथ साथ हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसको पढ़ते जाना, कवर करते जाना. ठीक है, अगर कोई तुम लोग को चीज़ नहीं समझ में आती तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेना, मार्क करके रख लेना. ठीक है, सो दैट्स नाउ लेट्स नाउ एंड आवर मीटिंग. ठीक है, और अब चैप्टर क्योंकि हमारा एंड होने वाला है. ठीक है, तो तुम लोग चैप्टर अच्छे से गो थ्रू करके चीज़ें याद कर लेना. हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास में जब ये चैप्टर एंड हो जाए मैं तुम लोगों से ओवरऑल पूरे चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन कर लूँ. और मैं फिर ये नहीं पूछूंगी कि कोई मुझे बताना चाहेगा, मैं नाम ले लेके पूछूंगी और जिसने नहीं बताया मैं नोट करूंगी. फिर तुम लोग अगर आके टेस्ट वगैरह होते हैं तो फिर उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो यू गाइस हैव टू गो थ्रू द चैप्टर. नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी उसमें मैं हो सकता है तुम लोगों से पूछ लूँ या सेकेंड क्लास में पूछ लूँ. ठीक है, जैसे फ्राइडे को अगर क्लास होती है तो अब क्लास एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा.